हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साइंटिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम हमारे चैनल पे साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। वो पीटेट हो, सीटेट हो, एनटीटी का एग्ज़ाम हो या फिर आपका मास्टर कैडर का एग्ज़ाम हो। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। आज हम हमारी फिज़िकल केमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। आप लोग जानते हैं हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और जो थर्ड चैप्टर है उसके 2 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है जी। अगर आपने वो फर्स्ट 2 पार्ट स्टेट्स ऑफ मैटर के नहीं देखे तो पहले उनको देख लीजिए सो दैट आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं और आपको आज के जो टॉपिक समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आज का जो स्टेट्स ऑफ मैटर का पार्ट 3 है जो रिलेट करेगा फर्स्ट 2 पार्ट से। क्लियर। आज बात करेंगे डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ अ गैसियस सब्सटेंस की। हमने लास्ट पार्ट 2 में बात की थी जितने भी गैसियस के लॉ हैं, बॉयल्स लॉ, चार्लेस लॉ, गेलूस लॉ, एवोगैड्रो लॉ, ठीक है जी, आइडियल गैस बारे, इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे डेंसिटी और मोलर मास का आपस में रिलेशन क्या है। ये जो रिलेशन है ये क्या है, इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल बेसिस पे, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए हमने आइडियल गैस की इक्वेशन क्या की थी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। तो अगर मैं v को इस साइड ले आऊं क्या बन जाएगा, p इज इक्वल टू एन बाय वी आर टी। यहां तक क्लियर हुआ। अभी आपको पता है डेंसिटी क्या होती है। अगर मैं बात करूं, सॉरी यहाँ पे हम बात करेंगे n क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के क्या होता है, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। आप गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या बन जाएगा यहाँ से, m अपॉन m, v नीचे है आर टी। ये स्मॉल m क्या है, गिवन मास, और कैपिटल M क्या है, मोलिक्यूलर मास। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो mv क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है आपकी डेंसिटी। डेंसिटी को कैसे लिखते हो आप, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या बन जाएगा आपका, डी आर टी बाय एम। यहाँ से आपका क्या है, रिलेशन आ जाएगा, क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू डी आर टी बाय एम। यहाँ से आप क्या है, M को इधर ले जाइए, M इज इक्वल टू डी आर टी बाय पी। ठीक है, m क्या है आपका, मोलर मास, m क्या है, मोलर मास, d क्या है आपकी डेंसिटी। ये आपका क्या हो गया, रिलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs न्यूमेरिकल्स के बेसिस पे। मैं एक बार दोबारा लिख देती हूँ क्लियर से, क्या बन जाएगा आपका, ये आपका फॉर्मूला है जो आपने ध्यान में रखना है, m इज इक्वल टू डी आर टी बाय पी। क्लियर। आई होप आपको समझ आ चुका है। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्या है, जो फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे MCQs ईजिली बन जाते हैं। तो आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है और अच्छे से करना है। नेक्स्ट बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूज़न है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे या समझेंगे कि डिफ्यूज़न क्या होता है। डिफ्यूज़न एक ऐसा फिनोमिना है या ऐसा प्रोसेस है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। डिफ्यूज़न क्या है, ऐसा प्रोसेस है या फिनोमिना है जिसमें क्या है, मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की, ठीक है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूज़न मतलब मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की मूवमेंट होना फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हाई टू लो कंसंट्रेशन, उसको क्या कहा जाता है, डिफ्यूज़न कहा जाता है। क्लियर। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ कि कोई भी पार्टिकल के मॉलिक्यूल्स क्या है, स्प्रेड हो रहे हैं, फैल रहे हैं। अगर आप क्या है, मैंने ये पहले भी बात की हुई है, अगर आप रूम में क्या है स्प्रे कर रहे हो, परफ्यूम लगा रहे हो, ठीक है, तो जो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, कुछ टाइम के बाद क्या है, हर रूम के हर कॉर्नर में या हर जगह क्या है, रूम के
मीन्स जो उसकी फ्रेगनेंस है वो सारे रूम में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हो गया, जो आपने स्प्रे किया है एक एंड पे वो दूसरे एंड तक पहुंच रही है। स्प्रे क्या है, जो उसकी फ्रेगनेंस है वो उसके मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, फैल रहे हैं, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। क्लियर। अभी हम बात करते हैं ग्राम्स लॉ के बारे में। इन्होंने क्या कहा था, देखिए इन्होंने कहा था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, जितने पार्टिकल क्या कर रहे हैं, डिफ्यूज कर रहे हैं किसी भी गैस के, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलिक्यूलर वेट। मोलिक्यूलर वेट की क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है जी। सेम कंडीशन किसकी होगी, टेम्परेचर एंड प्रेशर की। बट जो मोलर मास है ये क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा किसके, डेंसिटी के। अभी मैं फॉर्मूला लिख के बताती हूँ आपको, देखिए यहाँ पे बात करते हैं। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को मैं आर से शो कर रही हूँ, R1 R2 इज इक्वल टू क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास मींस M2/M1। इसका स्क्वायर रूट कहा हुआ है ना। क्लियर। और डेंसिटी के जो मोलर मास है ये क्या है, प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स M2/M1 इज इक्वल टू D2/D1। क्लियर। आई होप आपको यहाँ तक क्या है, क्लियर हो चुका है और कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। इस वे से आप क्या है, ईजिली क्या है, डिफ्यूज़न को फाइंड आउट कर सकते हो कि कैसे पार्टिकल्स क्या है आपस में मिक्स हो रहे हैं, कितनी डिफ्यूज़न हो रही है उनके बीच में, कितने नंबर ऑफ क्या है पार्टिकल्स प्रेजेंट है अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इनकी जो कंडीशंस है वो क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, इनमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है जी। क्लियर। आई होप आपको क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, क्लियर हो चुका है कि पार्टिकल्स आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं टेम्परेचर और प्रेशर की सेम कंडीशन के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये एक लॉ है 1801 में। ठीक है जी। डाल्टन ने क्या है, लॉ दिया था किसके ऊपर, पार्शियल प्रेशर के ऊपर। इन्होंने कहा था कि जब दो नॉन रिएक्टिव गैसेस आपस में मिक्स हो जाती हैं तो उनका जो पार्शियल प्रेशर का सम होगा वो टोटल प्रेशर के इक्वल होगा। ठीक है जी। मान लीजिए ये कोई भी गैस ए है और ये कोई भी गैस बी है। जब ये दोनों क्या है, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, मीन्स ए भी बन जाता है, तो इनका अलग अलग प्रेशर है, जो पार्शियल प्रेशर जो अलग अलग है, इनका सम किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, टोटल प्रेशर P किसके इक्वल हो जाएगा, P1 + P2, जितने भी आप प्रेशर ले रहे हो या जितने भी आप गैसेस ले रहे हो। ठीक है जी, जितनी भी आप गैसेस ले रहे हो उनका जो पार्शियल प्रेशर का सम होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये मोल फ्रैक्शन के साथ कैसे रिलेट करते हैं। देखिए पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ये कैसे रिलेट करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। मान लीजिए P क्या है, हमारा प्रेशर क्या है, नंबर ऑफ चल रहे हैं मॉलिक्यूल्स, मींस काफ़ी सारे हैं, N K तक है मान लीजिए, और क्या फॉर्मूला होता है हमारा RT/V। यही करते हैं ना, P = NRT/V। मान लीजिए हमारे पास 3 गैसेस हैं। कितनी गैसेस हैं, 3। कौन कौन सी, P1, P2 एंड P3। 3 गैसेस हैं। इनको कैसे लिख सकते हो अभी आप, P1 = N1RT/V। मैं लिख देती हूँ साथ साथ, P1 = N1RT/V, P2 = N2RT/V। यहाँ तक क्लियर हुआ। इस वे से आप थर्ड को भी लिख सकते हो। क्या बन जाएगा थर्ड जो आपका होगा, वो भी सेम बनेगा। देखिए P3 = N3RT/V। तीनों गैसेस हो गए। अभी टोटल प्रेशर कैसे लिखोगे आप, P टोटल P1 + P2 +
P3। तीनों की वैल्यूज पुट कर दोगे जब आप, क्या बन जाएगा आपका, मैं सीधा लिख रही हूँ, आप लिख सकते हो पूरा भी, N1 प्लस N2 अप टू N3, सॉरी यहाँ पे तो 3 ही है, N3। साथ में क्या आ जाएगा, RT बाय V, ये तो साथ में चल ही रहा है। अभी देखिए यहाँ तक क्लियर है ना आपको। तो जब हम बात करेंगे फर्स्ट गैस की, कैसे होता है, अगर आप फर्स्ट गैस की बात कर रहे हो, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे साथ में, फर्स्ट गैस की अगर मैं बात करूँ, कैसे निकालती हूँ, आपका प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस अपॉन टोटल प्रेशर। तो फर्स्ट गैस का प्रेशर क्या होगा, N1 RT बाय V अपॉन टोटल प्रेशर N1 प्लस N2 प्लस N3 RT बाय V। ये तो कैंसिल हो गया ना आपस में, ये तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका, N1 अपॉन तीनों गैसेस का सम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सॉरी, N1 प्लस N2 प्लस N3, ये आपका बच गया। ये क्या होता है, ये आपका टोटल हो गया ना, इसको आप N से भी लिख सकते हो, N1 बाय N। क्लियर हुआ। ये आपका क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है। ठीक है जी, मोल फ्रैक्शन आप ऐसे ही लिखते हो ना कि नंबर ऑफ द पार्टिकल्स वन गैस के अपॉन टोटल गैस के। ठीक है जी, ऐसे ही लिखते हो। इसको क्या बोलते हैं हम, मोल फ्रैक्शन। इसको x से डोनेट कर सकते हो, x1 लिख सकते हो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या आ गया, ये फर्स्ट गैस का आ गया। सिमिलरली आप सेकेंड गैस का निकाल सकते हो, क्या बन जाएगा, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ यहाँ पे, N2 बाय N, ये क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड गैस। N3 बाय N, ये क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ थर्ड गैस। क्लियर हुआ। इस वे से आप क्या है निकाल सकते हो। अगर आपने क्या है, कोई भी न्यूमेरिकल आ जाता है मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, तो आप इजीली यहाँ से क्या है सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हुआ। इसको दूसरी साइड भी लेके जा सकते हो, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस का क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस इनटू टोटल प्रेशर। सिमिलरली सेकंड का मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड गैस इनटू टोटल प्रेशर। इस वे से आप क्या है पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो, वन गैस का भी और टू गैस का भी। ठीक है जी, क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं, वेट, हाँ जी यहाँ पे था। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूमेरिकल की। अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस एक्सर्ट टोटल प्रेशर, इतना साथ साथ लिखते रहना है। टोटल प्रेशर हमें कितना गिवन है, 1.5 एटमोसफियर, यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर हुआ। ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 1 एटमोसफियर। आपने निकालना क्या है, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन निकालना है। सबसे पहले आप पार्शियल प्रेशर निकालोगे किसका, ऑक्सीजन का। कैसे बनेगा, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। टोटल प्रेशर कितना है 1.5, हाइड्रोजन का कितना है 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकाल लो, कितना आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 0.5, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे ऑक्सीजन का, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल प्रेशर। ऐसे लिखते हैं ना, मैंने अभी बताया था पीछे। तो ऑक्सीजन का कितना है हमारे पास पार्शियल प्रेशर 0.5, टोटल प्रेशर कितना है 1.5। इसको सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 से 10 15 कैंसिल, 3 1/3 आ गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन द मिक्सचर। कितना आ गया आपका 1/3। क्लियर हुआ आपको। आई होप आपको क्या है MCQ जो न्यूमेरिकल करवाया वो समझ आ चुका है। डेल्टन का ला लगाया हमने सबसे पहले, टोटल प्रेशर वाला ये वाला, इसके बाद क्या है मोल फ्रैक्शन वाला हमने ला लगा दिया, जो उसका हमने पीछे सॉल्व करके दिखाया क्या होता है मोल फ्रैक्शन, जिसका निकालना है अपॉन टोटल। इस वे से आप क्या है मोल फ्रैक्शन भी इजिली निकाल सकते हो। ठीक है जी।
नेक्स्ट बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सबसे पहले उसके पोस्टुलेट्स दे सकते हैं। इन्होंने भी क्या दिया था, ये क्या करते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या करती है, फॉलो करती है सभी लॉ को। पहले ये बता दो, फॉलो करती है ऑल लॉज। कौन कौन से, बॉयल्स लॉ, चार्लेस लॉ, गैसियस लॉ या फिर एवोगैड्रो लॉ, सारे लॉ क्या करती है, फॉलो करती है जो काइनेटिक थ्योरी है गैसेस की। सबसे पहले क्या कहते हैं, जो गैसेस पार्टिकल है वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं एंड आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं साइज के, और क्या होते हैं, बिल्कुल स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। सेकंड क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल लेस होता है, किससे, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। मींस जिस कंटेनर में वो प्रेजेंट है उसका जो वॉल्यूम होगा गैस का वो कम होगा, कंटेनर का वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, ये हमने पॉइंट पहले फर्स्ट लेक्चर में ही किया था कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं गैसेस में, एब्सेंट होती हैं, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। कहाँ पे, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो क्या करते हैं, रैंडमली मोशन में होते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में कोई भी इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन नहीं होती। ठीक है जी। फोर्थ क्या है, मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या है, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, जिगजैग पाथ नहीं लेते, हमेशा क्या होते हैं, मेनली स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। क्लियर। इसके बाद फिफ्थ क्या है, कोलिजन्स क्या होती है, इलास्टिक्स विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। आपको मैंने अभी बताया था कि जो मॉलिक्यूल्स हैं गैसियस के वो किसी कंटेनर में जो क्या करेंगे, जो कंटेनर की वॉल्स है उसके साथ क्या है, कोलिजन्स करेंगे, दोबारा दोबारा क्या होंगे, टकराएंगे। ठीक है जी। सिक्स क्या है, एट एनी पर्टिकुलर टाइम डिफरेंट पार्टिकल्स इन द गैस हैव डिफरेंट स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी। मीन्स अलग अलग टाइम पे हर पार्टिकल की अलग अलग स्पीड होगी, अलग अलग क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, ये सेम नहीं होंगे। हर पार्टिकल की अलग होती है काइनेटिक एनर्जी, इसीलिए हम मेनली कंटेनर का ही ले लेते हैं। ठीक है, जिसमें पूरी गैस प्रेजेंट है हम टोटली ले लेते हैं एज कंपैरिजन टू अलग अलग पार्टिकल का, क्योंकि अलग अलग पार्टिकल की अलग अलग स्पीड होती है, अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी मतलब पार्टिकल की मूवमेंट। क्लियर हुआ। एक और यहाँ पे रह गया, वो मैं लिख देती हूँ साथ साथ। काइनेटिक एनर्जी किसी भी गैसियस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। एब्सोल्यूट टेम्परेचर के मीन्स जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, मूवमेंट होगी पार्टिकल की, उतना ज़्यादा क्या करेंगे, वो मूव करेंगे। जितना ज़्यादा क्या होगा, टेम्परेचर होगा, मीन्स टेम्परेचर के डायरेक्टली रिलेट कर रही है। ठीक है जी। क्लियर हुआ। आई होप आपको क्या है, समझ आ चुका है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जितने भी पोस्टुलेट्स थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोलिक्यूलर स्पीड। ये मैंने अभी वैसे बता दिया है कि जो मोलिक्यूलर स्पीड है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है मेनली, एक टेम्परेचर पे, एक मास पे। पार्टिकल्स के मास पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा कंटेनर का या गैसियस का, उतनी स्पीड से पार्टिकल मूव करेंगे, उतनी स्पीड से क्या करेंगे, पार्टिकल मूव करेंगे। जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी स्पीड पार्टिकल्स की क्या होगी, कम होगी। क्लियर। जितना ज़्यादा मास होगा उतनी स्पीड क्या होगी, कम होगी। देखिए, अगर आप कोई हैवी पार्टिकल वाला कोई मास ले हैवी मास वाला कोई पार्टिकल ले लेते हो तो वो स्पीड होगी नहीं, वो स्लोली स्लोली चलेगा, मूव करेगा। बट अगर आप मास उसका कम ले लेते हो तो वो तेज मूव करने लग जाएगा, स्पीड उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है जी। क्लियर हुआ। आई होप आपको क्या है, क्लियर हो चुका है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या, अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो क्या बना यहाँ से, PV इज इक्वल टू 1/3, ये आपने याद रखना है, NU का स्क्वायर। M क्या है, मास, N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने प्रेजेंट है कंटेनर में गैसियस के, U क्या है, ये आपकी क्या हो जाएगी, मीन्स रूट मीन्स स्क्वायर वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, यू आपकी RMS। आगे बात करेंगे ये क्या होता है। क्लियर। अगर मैं बात करूं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस की, ये भी आपको पता होना चाहिए।
एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस क्या होता है आपका? 3/2 nRT। क्लियर? n क्या हो सकता है आपका? 1 हो सकता है। तो आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस कितनी आ जाएगी? 3/2 RT। क्लियर हुआ? आई होप आपको क्या है काइनेटिक एनर्जी के पोस्टुलेट समझ आ चुके हैं, मोलिक्यूलर स्पीड समझ आ चुकी है कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। एवरेज स्पीड, रूट मीन स्क्वायर, वॉल्यूम, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इनके बारे में बात करते हैं। एवरेज स्पीड का मतलब क्या है? जो पार्टिकल्स हैं, गैसियस के पार्टिकल हैं, वो उनकी एवरेज स्पीड क्या है मूव करने की, मीन्स सारे पार्टिकल्स की एवरेज स्पीड। एक एक पार्टिकल की तो अलग अलग है, मैंने अभी बताया था, तो अलग अलग नहीं लेनी, उनकी एवरेज स्पीड निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? √8RT अपॉन πm। क्लियर? ये क्या हो गया? एवरेज स्पीड। अगर आपने पार्टिकल्स की एवरेज स्पीड निकालनी है। नेक्स्ट क्या है? रूट मीन स्क्वायर, मीन्स पहले आप पार्टिकल्स का मीन निकाल के उनका क्या कर दिया? रूट कर दिया। उसको क्या बोलते हैं? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसका भी फॉर्मूला याद रखना है, 3RT अपॉन m। क्लियर? नेक्स्ट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब है कि सबसे ज़्यादा, मीन्स अगर आप क्या है पार्टिकल्स की स्पीड देखना चाहो कि उनकी मोस्ट प्रोबेबल, आप क्या है एक आइडिया लगाना कि इतनी स्पीड तो होगी होगी पार्टिकल्स की। अगर वो फाइंड आउट करनी है तो पार्टिकल्स की कितनी होती है? √2RT बाय m। क्लियर? इस वे से अगर इनकी रेशो निकालनी हो, वेलोसिटी ऑफ एवरेज वेलोसिटी स्पीड ऑफ पार्टिकल, रेशो ऑफ वेलोसिटी ऑफ RMS मीन्स रूट मीन स्क्वायर वाली, या रेशो किसके साथ? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इनकी रेशो कितनी होती है? 1:1.128 रेशो 1.224। ये आपने रेशो क्या करनी है? लर्न करके रखनी है। ये जो आपको मैंने फॉर्मूलेज बताया ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्या है ईजिली MCQs सॉल्व कर सकते हो। कई बार ये रेशो डायरेक्ट आ जाती है, तो आपको पता होनी चाहिए 1.128 एंड 1.224, ये इनकी क्या है? आपस में रेशो है। ठीक है जी, क्लियर हुआ? नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे वाई रियल गैस डेविएटेड फ्रॉम आइडियल गैस। रियल गैस क्या है, क्यों डेविएट की गई आइडियल गैस से? क्योंकि कुछ एजम्पशंस थी। कैसी एजम्पशंस थी? पहले तो इन्होंने ये कह दिया था कि इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होती मॉलिक्यूल्स के बीच में, बट ये तो गलत था। कोई ना कोई अट्रैक्शन तो होगी, ज़्यादा हो थोड़ी हो, बट कोई ना कोई तो होगी ना। इसीलिए ये जो पॉइंट था ये क्या हो चुका था? गलत हो चुका था। सेकंड, इन्होंने क्या कहा था कि जो वॉल्यूम है किसी भी मॉलिक्यूल का, गैस का, वो निग्लिजिबल होगा एज कंपेरिजन टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये भी गलत था। देखिए जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो लेस हो सकती है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, बट क्या है वो नेग्लिजिबल नहीं कर सकते आप, उसको मानना तो पड़ेगा ही ना। ऐसे नहीं है कि आप नेग्लिजिबल कर दो कि है ही नहीं, नो ऐसे नहीं। लेस होगी ये ठीक है, बट ये ऐसा नहीं कह सकते कि होगी ही नहीं। तो ये भी पॉइंट क्या हो गया था? गलत हो गया था। इसी वजह से क्या है हमें आइडियल गैस से क्या है रियल गैस को डेविएट करना पड़ा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये देखिए ग्राफ, इसको समझते हैं। देखिए ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ है। एक रियल गैस की वैल्यू दिखाई हुई है और दूसरी आइडियल गैस की। देखिए ये क्या कर रहे हैं, रियल गैस को क्या कर सकते हैं हम, जो अगर मैं बात करूं, ये दोनों क्या है इस एरिया में जाके सिमिलर होना स्टार्ट हो रहे हैं। कहाँ पे? जब क्या है लो प्रेशर रीजन पे, लो प्रेशर का जो रीजन आ जाता है, यहाँ पे जाके जो रियल गैस है और आइडियल गैस है वो सेम होना लग गए। मीन्स ये जो रियल गैस है ये किसको फॉलो कर सकते हैं? कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है इसको? बॉयल्स लॉ के थ्रू।
कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? बॉयल्स लॉ के थ्रू। क्या कहा था बॉयल्स लॉ ने? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम के क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये आपका क्या है? ग्राफ जो क्या शो करता है कि आइडियल गैस जब क्या है, रियल गैस को आइडियल गैस की तरह बिहेव कराना है तो उसका लो प्रेशर होना चाहिए और हाई टेम्परेचर होना चाहिए। ये मैं लिख देती हूँ कि अगर रियल गैस को आइडियल गैस की तरह शो करवाना है, बिहेव करना है उसको, तो किस कंडीशंस पे करेगी? लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ये कंडीशन हो रही बहुत ज़रूरी है अगर क्या है, रियल गैस को आइडियल गैस की तरह क्या करना है? बिहेव करना है। क्लियर हुआ? आई होप आपको सारे टॉपिक समझ आ रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को कैसे लिख सकते हैं? Z से डिनोट किया जाता है। Z क्या इसके इक्वल हो गया? PV अपॉन NRT। क्लियर? अगर मैं बात करूं N इज इक्वल टू 1 तो क्या बन जाएगा आपका? अगर N इज इक्वल टू 1 की मैं बात करूं तो जो रियल गैस का होगा वो मैं लिख देती हूँ, क्या बन जाएगा? Z PV अपॉन RT के इक्वल। ठीक है। अगर Z 1 होता है, अगर Z क्या हो जाता है? 1, तो PV किसके इक्वल आ जाएगा? RT के इक्वल। इसका मतलब जो रियल गैस है वो किसकी तरह बिहेव कर रही है? आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। रियल गैस किसकी तरह बिहेव कर रही है? आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। बट अगर Z नॉट इक्वल टू 1 है, Z 1 के इक्वल नहीं है, तो PV भी इक्वल नहीं आएगा RT की तरह। ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका? रियल गैस। ये क्या होगी आपकी? रियल गैस जब क्या है, PV आपका RT के इक्वल नहीं है। यहाँ पे समझ आया? इसी के बेसिस पे 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो मैं आपको लिखवाने जा रही हूँ, नोट कर लेना। रिजल्ट्स लिख के नोट कर लेना। अगर आपका Z लेस देन है 1 से, ठीक है, तो लो प्रेशर होगा। मॉलिक्यूल्स का क्या होगा? लो प्रेशर। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, आपको पता ही है। तो रियल गैस क्या है? कंप्रेस हो जाएगी एट हाई वैल्यू। रियल गैस कंप्रेस हो जाएगी एट हाई वैल्यू। अगर आपकी Z ग्रेटर है 1 से, सॉरी, तो आपका क्या आ जाएगा? हाई प्रेशर। तो रिपल्शन होगी। पहले क्या हो रही थी? अट्रैक्शन। यहाँ पे क्या हो जाएगी? रिपल्शन फोर्सेस। पार्टिकल्स के बीच में रिपल्शन होगी। अगर पार्टिकल के बीच में रिपल्शन होगी तो वो कंप्रेस कहाँ पे करेंगे? स्मॉल वैल्यू पे। स्मॉल वैल्यू पे वो क्या करेंगे? कंप्रेस कर जाएंगे। अगर Z ग्रेटर है 1 से तो हाई प्रेशर, तो दैट मीन्स वो रिपल्शन कर रहे हैं। अगर Z लेस देन 1 है तो अट्रैक्शन हो रही है, लो प्रेशर है। और अगर Z इक्वल आ जाए 1 के तो आइडियल गैस है। ये मैंने पीछे अभी बताया। तो क्या है आपकी? आइडियल गैस है। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक क्या है, समझ आ चुका है। कोई भी डाउट नहीं रहा होगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पे। मैं रिपीट कर देती हूँ, Z अगर इक्वल आ जाता है 1 के तो रियल गैस कैसे बिहेव करती है? आइडियल गैस की तरह। रियल गैस कैसे बिहेव करती है? आइडियल गैस की तरह। अगर Z नॉट इक्वल टू 1 है तो PV RT के इक्वल नहीं होगा, तो वो रियल गैस हो जाएगी। अगर Z ग्रेटर देन 1 है तो लो प्रेशर होगा, मींस अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, मींस रियल गैस क्या है? कंप्रेस्ड कर जाएगी हाई वैल्यू पे। और अगर Z ग्रेटर देन 1 है तो हाई प्रेशर होगा, रिपल्शन होंगी, और क्या है, जो स्मॉल वैल्यू पे जो रियल गैस है वो कंप्रेस कर जाएगी। अगर Z 1 है तो आइडियल गैस। ठीक है, क्लियर हुआ? आई होप आपको समझ आ चुका है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं वंडर वाल इक्वेशंस के बारे में।
देखिए क्या कहा है वंडरवाल इक्वेशंस में। वंडरवाल इक्वेशन में कहा गया है कि देखो रियल गैस का हमने क्या, आइडियल गैस का क्या फॉर्मूला था, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। बट इन्होंने क्या किया, कुछ ना कुछ क्या है कंपोनेंट्स ऐड कर दिए ताकि वो कैसे बिहेव करे, रियल गैस की तरह। कैसे बिहेव करे, रियल गैस की तरह। मींस ये जो इक्वेशन है ये किसकी इक्वेशन है, रियल गैस की इक्वेशन है। रियल गैस की इक्वेशन है, इसमें कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स क्या है ऐड कर दिए गए। ठीक है जी। जैसे अब मैं अगर बात करूं क्या बन गई, एनआरटी सेम है, प्रेशर में ये कंपोनेंट ऐड कर दिया गया, और वेलोसिटी में, सॉरी वेलोसिटी क्या की, वॉल्यूम में बी कंपोनेंट ऐड कर दिया गया। अब ये ए एंड बी है क्या, जो ए एंड बी है ये वंडरवाल्स कांस्टेंट है। मैं लिख देती हूँ, ए एंड बी क्या है, वंडरवाल कांस्टेंट है। सिंपली कांस्टेंट लिख दिया मैंने। और अगर मैं बात करूं ये मेजर क्या करते हैं, ए मेजर करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। क्लियर। किसकी, किसी विद इन द गैस, मींस गैस के अंदर क्या है, कितनी इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन है फोर्सेस की वो। एंड ये क्या है, इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर एंड प्रेशर से। किससे इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, मींस इफेक्ट नहीं पड़ता किसका किसका, टेम्परेचर एंड प्रेशर का, इन दोनों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इस पे, ए पे, सिर्फ ए की बात कर रहे हैं हम। क्लियर। अगर मैं बात करूं बी की, बी भी एक कांस्टेंट है जो क्या मेजर करता है, साइज, इफेक्टिव साइज किसका, मॉलिक्यूल्स का, साइज ऑफ गैस विद, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ऐसे लिख सकते हो कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज कितना है गैस में। ठीक है जी, क्लियर हुआ। आई होप आपको समझ आ चुका है। एक पॉइंट और बता दूं, अगर ए की वैल्यू बढ़ेगी तो गैस की लिक्विफिकेशन भी बढ़ जाएगी, ये आगे बात करेंगे। उससे पहले मैं ये बता दूं, दैट मीन्स ए के बढ़ने के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ रही है, ए यही होता है। मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है, मीन्स मोलर मास भी बढ़ रहा है उसका। मोलर मास भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर मोलर मास बढ़ेगा इट मीन्स लिक्विफिकेशन भी बढ़ेगी। क्लियर हुआ। आई होप आपको वंडरवाल इक्वेशंस क्या है क्लियर हो चुकी हैं। इसको वंडरवाल इक्वेशन को क्या कहा जाता है, और रियल गैस इक्वेशन भी क्या है कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, आइडियल गैस की जो इक्वेशन थी उसमें कुछ कंपोनेंट ऐड कर दिए गए। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ अ गैस। गैस लिक्विफाई कैसे होते हैं, ये 9th क्लास का टॉपिक है अगर आपको याद हो। कैसे करते हो आप, कंप्रेस करके आप गैस को इजीली लिक्विफाई में चेंज कर सकते हो। कब, कंडीशंस क्या है, जब आपका हाई प्रेशर होगा और लो क्या होगा, टेम्परेचर होगा, तब आप गैस को कंप्रेस करके क्या कर सकते हो, इजीली लिक्विफाई कर सकते हो। इसको क्या बोलते हैं, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, जिसकी मैंने अभी बात की थी कि ए की वैल्यू बढ़ाने से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाने से जो गैसेस क्या है वो लिक्विफाई होनी स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर है जी। आई होप आपको यहाँ तक क्या है समझ आ चुका है, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। इसी के साथ जो आपका गैसियस वाला पोर्शन है वो आपका क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। क्लियर। गैसेस वाले जो टॉपिक है उसमें आपका कुछ भी टॉपिक नहीं रहा, सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये मैं यहाँ पे बता देती हूँ, आपको याद आ जाएगा। ऐसे करके आप स्टॉपर लगाते हो और यहाँ से क्या है, जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उन पे क्या अप्लाई करते हो, इससे प्रेशर अप्लाई करते हो। जैसे ही आप प्रेशर अप्लाई करोगे ये जो गैस प्रेजेंट है ये किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी। ठीक है जी, क्लियर हुआ। आई होप आपको समझ आ चुका है। ये आपका यहाँ तक बच्चा टॉपिक थे जो आपके गैसियस पोर्शन के साथ रिलेटेड थे।
स्टेट्स ऑफ मैटर के जितने भी गैसियस कंपोनेंट के साथ टॉपिक्स थे वो हमारे क्लियर हो चुके हैं। आगे हम क्या है, ये अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं और इसके जो पोर्शन है लिक्विड स्टेट वाला उसका कुछ कंपोनेंट पड़ा है वो करना है हमने, उसके पार्ट्स करने हैं, फिर हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है जी। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है जी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके क्या है पूछ सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक के रिलेटेड जितने मैं करवा चुकी हूँ, आप क्या है साथ साथ पूछ सकते हैं, और आप खुद भी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है जी, तभी आपको कंसेप्ट क्या है अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। थैंक यू।